थोड़ा सा, क्योंकि इतना प्रोफेशन पे बात होने के बाद भी मुझे संतुष्टि अभी तक नहीं हुई है। मुझे एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ मैंने प्रोफेशन पे बात कर ली। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ प्रोफेशन में है जो बचा हुआ है, बहुत कुछ बचा हुआ है। ठीक है। तो प्रोफेशन में तो हमने पढ़ा कैसे कैसे निकालते हैं, क्या प्रोफेशन होगा, लेकिन इसमें और सिंपल तरीके से, और बहुत ही सिंपल तरीके से हम प्रोफेशन को कैसे निकाल पाएंगे कि हाँ इस जातक का जो प्रोफेशन है वो यह होना चाहिए या यह होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। आप लोग सभी को दशमांश कुंडली बनाने आती ही है। सबसे पहले लग्न कुंडली से उसे दशमांश कुंडली में कन्वर्ट करना है। लग्न कुंडली से उसे दशमांश कुंडली में बनाना है, जो आप लोग सभी को आता है या सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। आपको दशमांश कुंडली वहां भी मिल जाएगा। दशमांश कुंडली में यह देखना है कि दशम भाव से संबंधित कौन कौन से ग्रह हैं, अर्थात दशम भाव से कौन कौन से ग्रह जो हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं। दशम भाव से जो जो ग्रह कनेक्ट हो रहे हैं दशमांश कुंडली में, उसके अंदर ही जो सबसे बलशाली है, जो सबसे बलशाली है षडबल में, हम सिर्फ दशमांश की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि इस पे भी बहुत सारी कुंडली पे मैंने लगा के देखा और बिल्कुल मैच कर रहा है। बिल्कुल बहुत परफेक्ट तरीके से मैच कर रहा है। तो दशमांश कुंडली में जो दशम भाव से संबंधित ग्रह हैं, उन ग्रहों में जो षडबल में सर्वश्रेष्ठ है, षडबल में जो अच्छी पोजीशन में है, उससे संबंधित जातक का प्रोफेशन होता है। और आप दशमांश कुंडली से यह भी देख पाएंगे कि जो जातक प्रोफेशन करेगा वो किन चीजों के अंतर्गत करेगा, कैसे करेगा, ऐसे भी आप देख पाएंगे। ठीक है, ये रूल आपके समझ में आ रहा है कैसे देखना है? आइए एक कुंडली ले लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगी। मेरी आवाज आप लोग तो पहुंच रही है ना? जी सर। जी ठीक है। जैसे हमने पिछली कक्षाएं इन्हीं सारी कुंडलियों पे बात की थी। दशमांश कुंडली लगी है। इस कुंडली में देखिए, दशमांश दशम भाव से संबंधित कौन कौन से ग्रह हैं। आपको दिखेगा दशम भाव का जो लॉर्ड है वो शनि है। दशम भाव का जो लॉर्ड है वो शनि है। और किन्हीं ग्रहों का संबंध आपको दिख रहा है दशम भाव से दशमांश कुंडली में, बताइए। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है। अब दशम भाव का स्वामी जो शनि है वो शनि ही प्रोफेशन देगा, यह तय हो गया। शनि जब प्रोफेशन देगा तो शनि के प्रोफेशन क्या क्या आप लोगों को पता है? ठीक है। जी,
शनि के जो कारक तत्व हैं वो कौन कौन है आप लोगों को पता होगा, परंतु उन्हें कर्मों का देवता कहा जाता है। उन्हें न्याय संगत कहा जाता है। न्याय अर्थात न्यायालय। तो न्यायालय का कार्य आ गया। न्यायालय का कार्य क्या है? वकालत है। एडवोकेट का कार्य है। एडवोकेट जो है वो शनि का कारक है। जो वकील है वो शनि का कारक है। तो यह जो जातक है वो वकील हो सकता है, हो सकता है। उसे हम और कंफर्म कैसे करेंगे? तो यह देखेंगे वकील का कौन सा भाव है। आप लोग को पता है वकील का कौन सा भाव है, बताइए। वकील का कौन सा भाव है? कौन सा भाव जो है वो वकील के कार्य को देता है, वकालत को देता है, बताइए। छठा भाव हमें कोर्ट केस देता है। कोर्ट आ गया छठा भाव, तो वकील का कार्य भी कहाँ से है? छठे भाव से ही है। तो छठे भाव में आपने देखा बुध है। ठीक है। एक रूल जो आप लोग को सदैव याद रहता होगा, पराशर जी ने जितनी भी रूल पे बात की है, जितने भी रूल पे उन्होंने बात की है, कुछ रूल को तो हम लोग मान लेते हैं कि भाई ये ऐसे ही है, ये काम नहीं करता है, लेकिन सभी रूल काम करते हैं। सभी रूल काम करते हैं। भयात भावम एक रूल पराशर जी का है जो कहता है उस भाव से संबंधित किसको और बेहतर अच्छी दृष्टि से यदि आपको देखना है तो उस भाव से उतने ही दुने में जाकर देखिए। जैसे छठे से छठा, छठा भाव क्या है? कोर्ट केस है, वकालत है। तो छठे से छठा, छठे छठा के कौन सा भाव है? 11वां भाव है। 11वें भाव का स्वामी कौन है? शनि है। तो यह स्पष्ट कर रहा है कि यह जो जातक है वो एक एडवोकेट है। ये जो कुंडली आप देख रहे हैं वो एक एडवोकेट की कुंडली है। ठीक है। तो इस रूल को भी यदि आप लगाते हैं, तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना ही है कि दसम भाव, दसमांश कुंडली में दसम भाव को देखना है। और दसम भाव पे जितने ग्रहों का प्रभाव आ रहा है उनमें जो सर्वाधिक बली है सडबल में, उस ग्रह से संबंधित जातक का प्रोफेशन होता है। ठीक है। उसी ग्रह से जातक का प्रोफेशन संबंधित होता है। यह एक थंब रूल है। इसमें मैंने बहुत काम किया है। ठीक है। दूसरा, ये कुंडली आप लोगों को दिख रही है। इस कुंडली पे हमने बात किया था पहली कक्षा में, जो प्रोफेशन की कक्षा थी उसके अंतर्गत थी। और उसमें हमने देखा था कि भाई यह जो कुंडली है एक प्रॉपर्टी डीलर की कुंडली है। ठीक है। प्रॉपर्टी डीलर की कुंडली है। दसम भाव से किसका संपर्क हो रहा है? दसम भाव से सूर्य का संपर्क है, केतु का संपर्क है, राहु का संपर्क है और शनि का संपर्क है। और किन्हीं भी ग्रहों का संपर्क हमें दसम भाव से दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यह व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलर का काम क्यों करता है? प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? तो हम सबसे पहले सडवल में जाकर देखेंगे कि शनि और सूर्य, राहु केतु तो डिस्पोजिटर हैं, अपने राशि के अनुसार वो फल देते हैं। ठीक है। तो शनि और सूर्य में सबसे ज्यादा बलशाली कौन है? तो हमने देखा सबसे ज्यादा बलशाली जो है वो शनि है। ठीक है। शनि सबसे ज्यादा बलशाली है। एक बार थोड़ा गौर कीजिएगा इस कुंडली पे, शनि कहाँ का लॉर्ड है? दसम भाव का लॉर्ड है। कहाँ जाकर बैठा है? कर्म कहाँ गया? दसम भाव का जो कर्म है, दसम भाव कर्म है, कर्म कहाँ गया? चौथे भाव में। कर्म गया प्रॉपर्टी के पास। कर्म गया कहाँ? घर में। यह जो जातक है वो प्रॉपर्टी संबंधित, जमीन संबंधित कार्य को करेगा। क्योंकि दसम भाव का स्वामी कहाँ गया है? चौथे में गया है। और शनि स्वयं
कर्म का ही कारक है। ठीक है। यह कुंडली देखिए, ये जो कुंडली है, ये कुंडली है एक एग्रीकल्चर अर्थात किसानी का कार्य करते हैं यह जातक, उनकी यह कुंडली है। जी, उनकी यह कुंडली है। तो इस कुंडली में आप हमें बताने की कृपा करें कि दसम भाव से किनका किनका संपर्क हो रहा है, बताइए। दसम भाव से शनि का संपर्क हो रहा है, शनि के गुरु का। साथ चंद्रमा का संपर्क हो रहा है, चंद्रमा के ठीक। साथ गुरु का संपर्क हो रहा है। ठीक है। तो शनि, गुरु, चंद्रमा, ये तीन ग्रह हमें मिल गए। अब ये तीनों में देखिए सबसे बलशाली कौन है? शनि, गुरु, चंद्रमा में सबसे बलशाली कौन है, बताइए। तडबल में सबसे सर्वाधिक बली आपको कौन दिख रहा है? सर चंद्रमा। सर्वाधिक बली चंद्रमा है। चंद्रमा कहाँ का लॉर्ड है, किस भाव फोर्थ। का लॉर्ड है? फोर्थ का सर। फोर्थ का। चौथा भाव जो है वो कृषि अर्थात एग्रीकल्चर के काम को चौथा भाव दिखाता है, और चंद्रमा एग्रीकल्चर का कारक है। इस कारण से यह जो जातक है वह एग्रीकल्चर का काम करता है। ठीक है, रूल वही है, इसमें भी काम कर रहे हैं। पिछले दो कुंडलियों में हमने लगा कर देखा, उसमें भी ये अच्छे से हमें काम करता हुआ दिख रहा है। एक दो कुंडली और लेंगे। आ, सविता जी, इस कुंडली पे बताइए, इस जातक का कार्य क्या होगा, किस ग्रह से संबंधित इस जातक का कार्य होगा, बताइए। दसम भाव को देखिए, दसम भाव पे कितने ग्रहों का प्रभाव जा रहा है, जी सर, एक मिनट सर। देखिए देखिए। मंगल। शनि है, शनि है सर। शनि से गुरु का संबंध हो रहा है। शनि पांचवी से दृष्टि गुरु की पांचवी शनि पे दृष्टि जा रही शनि। है। जी सर। शनि की दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है वो देखिए। शनि के दृष्टि नवम भाव पे, सेवेंथ, नवम नवम भाव पे और ग्रहों पे, 11th हाउस में। ग्रहों ग्रहों को देखिए कौन कौन से ग्रहों ग्रहों पे जा रही है। शनि पे जा रहा है सर, बुध, पांचवा दृष्टि। शनि, गुरु और बुध। शनि से, शनि और बुध एक दूसरे को आप परस्पर दृष्टि से देख रहे हैं, सातवीं दृष्टि से। जी सर, बुध और शनि। ठीक है। तो हमें अभी तक कितने ग्रह मिल गए, तीन ग्रह मिल गए। ठीक है। जी सर। जी और सर। कोई ग्रह जिनका संपर्क हो रहा है, देखिए, ढूंढिए। सर केतु का। नहीं, केतु को नहीं लेंगे, केतु की दृष्टि नहीं होती है। ओके सर। ठीक है। तो शनि, गुरु और बुध, ये तीन ग्रह हमें मिले। अब ये जी सर। तीन ग्रहों में सबसे बलशाली कौन है? एक मिनट सर। शनि। शनि है सर। सबसे बलशाली कौन है? शनि है सर। एक शनि है। पॉइंट अड़तीस। इस जातक का कार्य क्या होगा, काम क्या होगा? सर ये आदमी शायद बिजनेस कर रहा होगा शायद। बिजनेस कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन किन चीजों का बिजनेस कर रहा होगा? शनि, शनि संबंधित सर। शनि संबंधित। आप थोड़ा जाकर देखिए कि शनि कौन कौन से घर को रूल कर रहा है, नौवे और दसवें को रूल कर रहा है। नौवा भाव कौन सा, क्या है नौवा भाव? अम, धार्मिक। धार्मिक चीजों को दर्शाता है। जी सर। तो धार्मिक जितने कपड़े या धार्मिक चीजें का निर्माण होता है, उनसे जी। संबंधित इनका कार्य है।
ठीक है, जी जी सर। उनसे संबंधित इनका कार्य है। सर एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ बताइए। सर क्या बोलते हैं, रेती और सैंड का बिजनेस करते हैं ना, सैंड को कौन सा ग्रह पे देखते हैं सर? किस चीज का बिजनेस? वो मकान बनाते वक्त वो क्या बोलते हैं, वाड़ू बोलते हैं ना इधर, वो मकान, सैंड रहता है। मकान बनाने के लिए जो हाँ, सामान की जरूरत होती है। रेती 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 बोलते हैं ना खनी सर। है। शनि है क्या? हाँ। ओके सर, थैंक यू। हाँ, बालू सनी है। ओके ओके। जी। इस कुंडली के बारे में राहुल जी बताइए, क्या प्रोफेशन होगा जातक का, किन ग्रह संबंधित प्रोफेशन होगा? दसम भाव का स्वामी कौन है? मंगल है। अब देखिए दसम भाव पे किसकी दृष्टि जा रही है और मंगल की दृष्टि कहाँ जा रही है। दसम भाव पे गुरु की दृष्टि जा रही है और मंगल की दृष्टि सूर्य पे जा रही है। तो मंगल सूर्य, मंगल कौन सी दृष्टि? आठवीं दृष्टि जा रही है। तो मंगल, गुरु और सूर्य, ये तीन ग्रह हमें देखने को मिल रहे हैं। और कोई ग्रह जिनका संबंध हो रहा हो? और कोई ग्रह जिनका संबंध हो रहा हो दसम भाव से, देखिए। कितने ग्रह हमें मिले? मंगल, गुरु, सूर्य और केतु। केतु क्यों? क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि है, वो केतु पे जा रही है। चौथी दृष्टि मंगल की केतु पे जा रही है। तो हमें मिले चार ग्रह, मंगल, केतु, गुरु और सूर्य। ठीक है, हम शनि को भी ले लेते हैं, शनि वक्री है, शनि को भी ले लेते हैं हम। तो यहाँ शनि भी आ गए, पांच ग्रह हमें मिल रहे हैं। अब इन पांच ग्रहों में सबसे ज्यादा सर्वाधिक बली कौन है? सर्वाधिक बली कौन है? मंगल। मंगल का कारक क्या है अब बताइए। मंगल का कारक जो आप लोगों को बताया गया है कि मंगल कौन कौन से कार्य को देता है। मंगल टेक्नोलॉजी है। मंगल टेक्नोलॉजी है। जी। अब साथ में कौन आ गए? सूर्य आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, केतु आ रहे हैं। यह जो जातक है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर में यह काम करता है। ठीक है। अब आईटी सेक्टर हमने यहाँ को देख लिया। अब मंगल को देख लेंगे भाई, मंगल प्लेस कहाँ कहाँ से है। अब आपको और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि ये आईटी सेक्टर में क्यों है, किस घर को मंगल रूल कर रहा है वो देखिए। थर्ड हाउस और टेंथ हाउस सर। थर्ड हाउस क्या है? आईटी टेक्नोलॉजी और ये होता है ना। थर्ड हाउस इंटरनेट है, थर्ड हाउस इंटरनेट आपका डाटा है, थर्ड हाउस इंफॉर्मेशन है, थर्ड हाउस में आपका मेमोरी डेवलपमेंट है, डॉक्यूमेंट है। तो यह जो जातक है वो कौन सा कार्य कर रहा है? आईटी सेक्टर में काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और कोई इन कुंडलियों पे बात करना चाहते हैं? रेडमी 5, यदि संभव हो तो इस कुंडली पे आप बताइए, इस जातक का क्या प्रोफेशन होगा। विवेक जी की कुंडली के बारे में बताइए। जी ये जो कुंडली आपके गुरु सामने जी, दिख रही राधे राधे। है। जी राधे जी राधे, गुरु जी। बताइए। जी दसम भाव का स्वामी मंगल। जी मंगल वो बैठा है इसमें द्वितीय में।
मंगल की दृष्टि देखिए, मंगल की दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है? 1 2 3 4 चौथे भाव में। और मंगल की दृष्टि 9वें भाव में जा रही है, मंगल की 8वीं दृष्टि जी राहु, शनि और सूर्य के ऊपर। ठीक है। जी और कहीं मंगल की दृष्टियां जा रही है? नहीं जा रही हैं। अब नहीं देखेंगे कि और किन्हीं ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव पे आ रही है या नहीं आ रही है। तो शुक्र की दृष्टि 7वीं जो है वो, माफ जी करना, 10th भाव पे आ रही है। नहीं, तो शुक्र की 7वीं दृष्टि 10th भाव पे हमें देखने को मिल रही है। जी ठीक है। जी। तो यहाँ हमें 5 ग्रह मिल गए, मंगल, राहु, शनि, सूर्य, शुक्र। इसमें सबसे बलशाली कौन है? इसमें राहु है। हम्म। षडबल में देखिए, राहु को छोड़ दिए, राहु षडबल में नहीं आता है। अच्छा। नीचे षडबल जो आपको दिख रहा है, षडबल कहाँ पे है गुरुजी? षडबल कहाँ पे है? हाँ 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 जी गुरुजी, दिख रहा है। ये रहा षडबल। षडबल जी जी। ये षडबल आपको षडबल में किसी भी सॉफ्टवेयर में उपलब्ध हो जाएगा। जी मिल रहा है गुरुजी, ये षडबल में ये सूर्य के ज्यादा मिल, ये इसके मंगल के। मंगल के। ठीक है। मंगल के ज्यादा मिल रहे हैं, तो मंगल तो बहुत सारी चीजों को दर्शा रहा है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है। जी सेना भी हो सकता है, पुलिस भी। लेकिन इसमें किस घर को रूल कर रहा है वो देखिए, अब बताइए। मंगल मंगल कौन से जो घर को रूल कर रहा है? 10th जी भाव को? सेकंड। सेकंड हाँ नहीं, दस 5th हाउस को। 5वें भाव में मंगल की दूसरी राशि है। जी 8वीं सूर्य राशि की। जो है मंगल की, वो 5वें भाव में है। जी 5वां भाव क्या है? उत्पन्न है, जी चीजों को बनाता है, डेवलप करता है। जी यह जो जातक है वो इंजीनियर है। इंजीनियर का काम क्या है? चीजों को बनाना, जी क्रिएट करना, या उसे ठीक करना। ठीक है। जी ठीक कौन करता है? हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कौन कराता है? 5वां भाव ही कराता है या फिर और कोई कराता है? 5वां भाव। 5वां भाव कराता है। तो यह जो जिस जातक की कुंडली है वो एक सिविल, सिविल नहीं, एक इंजीनियर की कुंडली है, मैकेनिकल इंजीनियर की एक कुंडली है। ठीक है। जी गुरु जी, थैंक यू। तो ऐसे इसे हमें देखना है। विष्णु तिवारी जी, आप अवेलेबल हैं कक्षा में सर? जी गुरुदेव। जी। इस कुंडली पर थोड़ा प्रकाश डालिए और बताइए, इस कुंडली पर बताइए, इस जातक का प्रोफेशन क्या होगा? किस ग्रह से संबंधित यह जातक कार्य करेगा? देखिए, 10th भाव का स्वामी कौन है? मंगल है। मंगल कहाँ है? 7वें भाव में, चौथे भाव में ये बैठा में है। मंगल से संबंधित कौन कौन से ग्रह हैं, या 10th भाव संबंधित कौन कौन से ग्रह हैं? तो हमें देखने को मिलेगा मंगल प्लस चंद्रमा प्लस गुरु। गुरु की 5वीं दृष्टि जा रही है। ठीक है। और कोई ग्रह जिनकी दृष्टिवत या मंगल से उनका संबंध है, देखिए इस कुंडली में, दशमांश में। मंगल की चौथी दृष्टि राहु पे जा रही है। मंगल की 8वीं दृष्टि सूर्य पे जा रही है। ठीक है।
तो हमें कौन कौन मिल गए? मंगल, चंद्रमा, गुरु, राहु, सूर्य। राहु षडबल में नहीं आते हैं। तो इन 5 ग्रहों में हम देखेंगे सबसे बलशाली कौन है। इन 5 ग्रहों में सबसे बलशाली कौन है षडबल में? बताइए विक्रम जी। क्या नाम है? विष्णु जी। षडबल में जो आपको 5 ग्रह मिले, मंगल, चंद्रमा, गुरु, शुक्र, 4 ये ग्रह गुरु जी इसमें। मंगल है। नहीं, वो तो ठीक है, एक बार विष्णु जी से हम कंफर्म हो लें कौन बलशाली है, वो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कार्य आपने राहुल जी किया है। अभी हम बात ही कर रहे हैं, राहुल जी ने बता दिया कि यह जो जातक है वो सिविल इंजीनियर का काम करता है। निश्चित, यह जो जातक है वो सिविल इंजीनियर का काम करता है। ठीक है, यह जातक। शनि है गुरु जी सडवल में, सिविल इंजीनियर। मंगल सबसे बड़ी है, मंगल जो है वो बलशाली है। जी कंस्ट्रक्शन संबंधित गुरु जी। ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन क्यों आया? मंगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, चौथा भाव कंस्ट्रक्शन है। जी। ठीक है। जी। वैसे हम किसी भी कुंडली को देखेंगे। जी हाँ। गुरु जी इसमें चंद्रमा का भी रोल रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? निश्चित रहेगा। अच्छा। चंद्रमा रहने से भी वो करेगा वो काम? जब तक मंगल नहीं आएंगे तब तक इंजीनियरिंग संभव नहीं है। हाँ यही मेरे को पूछना था। और चंद्रमा आने से? एक मिनट रुक जाइए, राहुल जी एक्सप्लेन कीजिए, माइक ऑन कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, आपको जवाब आपका मिल जाएगा। राहुल जी, क्या क्लास में अवेलेबल नहीं है आप? अच्छा, बहुत साउंड है आपके बैकग्राउंड में। चलिए कोई नहीं, ठीक है ठीक है। जैसे वहां चंद्रमा आ रहा है, चंद्रमा और साथ में मंगल आ रहे हैं। ठीक है। इस कारण से यह जो जातक का कार्य होगा वो सिविल इंजीनियर संबंधित कार्य होगा। और 5वां भाव, 5वां भाव की बात हमने क्यों की? क्योंकि 5वां भाव उत्पन्न का कारक है। ठीक है। और जो ग्रह इसके साथ में आ रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं, जुड़ कैसे रहे हैं? जो युति में जुड़ रहे हैं, उसे भी हमें लेना आवश्यक है। ठीक है। क्या हुआ? सर 5वें भाव में शनि है इसलिए वो सिविल नहीं इंजीनियर। नहीं 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 नहीं, शनि शनि का नहीं। मंगल से कौन कौन से ग्रह जुड़ रहे हैं उसे देखना है। ओके। मंगल से कौन कौन से ग्रह जुड़ रहे हैं हमें उसे देखने की सिर्फ आवश्यकता है, ना कि हमें देखना है कि भाई क्या है क्या नहीं है, उसे बिल्कुल नहीं देखना है। ठीक है। ओके सर। आगे इस कुंडली को ले लेते हैं। इस कुंडली पे प्रकाश डालिए। यह जो कुंडली है वो देखिए क्या है इस कुंडली की विशेषता। 10वें भाव का स्वामी कौन है? शनि है। बैठा किसके साथ है? शुक्र के साथ बैठा है, तो शनि और शुक्र आ गए। शनि की दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है? शनि की दृष्टियां देखिए कहाँ जा रही हैं। शनि की दृष्टि किसी भी ग्रह पे नहीं जा रही है। फिर हम देखेंगे कि भाई कोई ऐसा ग्रह है जिसका संबंध 10वें भाव से हो रहा है। तो हमने यहाँ भी देखा कि 10वें भाव से संबंध नहीं हो रहा है। 10वें भाव से संबंध हमें नहीं दिख रहा है। तो शनि और शुक्र में बलशाली कौन है?
शनि है सर। नहीं, शुक्र है षड्बल तो में। इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? शनि 1.29 है ना। शनि 1.29 है, शनि बलशाली है, शुक्र बलशाली नहीं है। ठीक है, शुक्र जो है वो शनि से कमजोर है। अब शनि कौन कौन से घर को रूल कर रहा है? अभी आप पीछे एक कुंडली देखे थे, याद होगा आपको। वही कुंड वैसी ही कुंडली है, यह बता रही है आप लोगों को। मैंने पीछे अभी कुछ समय पहले ही मैंने ऐसी ही एक कुंडली में बताया है कि जातक का क्या काम है, वही जी, काम शनि इस वही जातक का भी है। 10th भाव को और एकादश भाव को रूल कर रहा है। हाँ, तो एकादश भाव क्या है? सर एनजीओ रिलेटेड काम कर। एडवोकेट, छठे का एडवोकेट। छठा है। ओ, ओके छठे का छठा है। ओके। यह जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो एडवोकेट का कार्य कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ओके आपने जैसा कहा कि एनजीओ, ठीक है, शनि का एनजीओ में क्या काम? अपना जो प्रेजेंट ऑफ माइंड है उस माइंड को लगा के हमें देखना है कि शनि का एनजीओ में कोई काम है? ओके। कोई काम नहीं है। तो उसे लगाकर ही हमें कुछ करना है। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे प्रोफेशन को कैसे देखते हैं। तो हम किसी दूसरे टॉपिक पे अब हम बात करेंगे। प्रोफेशन आप लोगों का क्लियर हो गया कैसे देखते हैं? इसके कोई प्रश्न है तो बताइए, अन्यथा हम दूसरे टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। आज क्लियर है आप लोगों को प्रोफेशन कैसे देखते हैं? विष्णु जी, क्लियर है आपको? जी गुरुदेव। सर वो तो क्लियर है। हम्म, लेकिन दसम भाव में जो जितने भी दशमांश हैं, जैसे कि जो हम दशमांश का बताया था उसके बारे में सर आपने कुछ कुछ वर्ड बताया था। बताइए। सर अभी तो मैं थोड़ा रास्ते में हूँ, उसको मुझे याद नहीं पड़ा। जैसे बताया था ना, पहला दशमांश को हम ये बोलते हैं, कुछ इस तरह से बताया था आपने। हाँ हाँ, तो सबका कुछ। उससे आप वो जो दशमांश को हमने सभी के नाम अलग अलग दिए थे, आप उसकी बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। वो क्या है और किसके लिए उपयोग करेंगे और कैसे उपयोग करेंगे सर? और अच्छा, गुरुजी आपके ना वीडियो में दशवांश का जो टेबल है वो दिख नहीं रहा है। नहीं टेबल मैंने लिखाया है, मैंने बताया नहीं है टेबल। हाँ गुरुजी, तो वो हमारा मिस हो गया था, तो आप ग्रुप में पोस्ट कर हाँ, देंगे ठीक है प्लीज। ठीक है। जैसे थैंक यू। दशमांश का जो अंश की बात आपने की है, तो सभी के नाम अलग अलग थे। जैसे इंद्र है, अग्नि है, यम है, राक्षस है, वरुण है, ऐसे सबके नाम हैं। तो सभी के नाम आपको बताएंगे। इंद्र, इंद्र देवता हैं। देवता, उनका काम क्या है? बारिश करना। उनका कार्य क्या है? वो एक राजा हैं। ठीक है, तो ऐसा जो दशमांश में जिसका डिग्री जो है वो 3 रहेगा, 3 के अंदर अर्थात 0 से 3 रहेगा, तो वैसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने कार्य क्षेत्र के अंदर एक राजा का जीवन जिएगा। अग्नि, अग्नि का कार्य क्या है? हमें फेम देना। अग्नि का काम क्या है? हमें फेम देना। अग्नि ज्वलनशील है, और अग्नि ऊपर की ओर उठती है, नीचे नहीं जाती है वो। तो यदि किसी का अंश जो है वो 3 से 6 के बीच में है, 3 से 6 के बीच में है, वो दूसरे दशमांश में आ रहा है, तो वो अपने कार्य में एक तरक्की की ओर जाएगा। लेकिन इसमें भी समझने वाली बात है, अग्नि क्या है? अग्नि जो है वो ऊर्जा है, एक्शन है। अग्नि कह रहा है कि ऊर्जा और एक्शन दोनों को यूज करना है। यदि नहीं करोगे तो मैं गलत वे में तुम्हारे पास आ जाऊंगा, एक क्रोध में आ जाऊंगा, क्रोध में आ जाऊंगा, और क्रोध आने के बाद तुम अपने ही काम को नष्ट कर दोगे। तो एक दूसरा दशमांश कह रहा है कि यदि दूसरा दशमांश में आप दूसरे दशमांश की कुंडली आपकी है, तो ऐसी स्थिति आपके साथ होगी। ठीक है, आप लग्न कुंडली से भी अंश से ले सकते हैं। और जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है वो पिछली कुछ वीडियो है उससे देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, लग्न से आप डिग्री देख सकते हैं। लग्न से आप डिग्री देख लेंगे, कितना डिग्री है उससे आपको दिख जाएगा।
उसके बाद तीसरा यम है। यम का कार्य क्या है? पहले इंद्र को हम देख रहे थे, इंद्र, इसके बाद अग्नि, अग्नि के बाद यम। क्या आपका प्रश्न है सिर्फ लग्न या ग्रहों को सभी? नहीं, यह लग्नों पे बात की गई है, ग्रहों पे बात इसकी नहीं है। एक राजा की बात की गई है सिर्फ। जो आपका दशमांश का जो लग्नेश है, जो लग्न है, उस पे बात की गई है। तो आपके कुंडली का जो लग्न का जो अंश है, उस अंश से ही आप इसे निकालेंगे। हाँ, जो लग्न का अंश है उस लग्न के हिसाब से ही इसे आपको निकालना है। कितना अंश है उससे आपको ये निकल जाएगा। इंद्र, इंद्र जो है वो अभिमानी भी है। इंद्र के बारे में एक बात आप लोगों को बताऊं, जब भरत जी जा रहे होते हैं श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए चित्रकूट, तो भरत जी क्या कहते हैं कि इंद्र क्या कहते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे भरत और राम मिले ही नहीं, क्योंकि वो दोनों मिल जाएंगे, और दोनों मिल जाएंगे तो राम जी अयोध्या लौट जाएंगे। वो अयोध्या लौट जाएंगे तो भाई मेरा जो कुर्सी जो ले गया है रावण का बेटा मेघनाथ, इंद्रजीत है, वो मेरा जो कुर्सी ले गया है वो कौन लाकर लौटाएगा? तो इंद्र जो है वो स्वार्थी भी है, इंद्र जो है वो अभिमानी भी है। तो इसे आप अलग अलग तरीके से जो नाम है उस नाम से आप समझेंगे। यम, राक्षस, वरुण, वायु। वायु का कार्य क्या है? वायु का कार्य है वहना। कुबेर, ईशान, ब्रह्म, अनंत। ये जो नाम है इनसे आप इसका ये करते हैं। जैसे यम, यम का कार्य क्या है? यम समय के बहुत पक्के हैं। यम जो है वो समय के बहुत पक्के हैं। आपकी मृत्यु इतने बजे होनी है तो उतने बजे ही होगी। एक डिसिप्लिन दिखाता है यम। यम क्योंकि शनि है, जब ग्रहों की बात करें तो यम शनि है। काल जो है वो शनि है। काल अर्थात जो घड़ी वाला काल है, समय, वो भी शनि है। जो काल यम है वो भी शनि है। तो यदि चौथा नौवांश आप दसवांश आपका है तो अपने कार्य में आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना होगा। यदि आप नहीं रखते हैं तो आपके कार्य में समस्या देखने को मिलेगी। राक्षस, राक्षस का कार्य क्या है पता है? राक्षस जो है ना, उन्हें एक दूसरा नाम कहते हैं हम असुर। असुर अर्थात जो सुर में ना हो, जो जिसे सुर ताल से कोई मतलब नहीं है, जो सुर से बहुत अलग है, वो असुर है। और असुर का सिर्फ एक ही काम होता है, उनका सिर्फ एक ही काम है। एक बहुत अच्छी बात असुर में होती है, यदि आपने असुर पे कुछ बात की हो कभी तो आपको दिखेगा, एक असुर में बहुत अच्छी बात है। जो काम देवता नहीं कर सकते हैं वो असुर कर सकता है। कौन सा कार्य? धैर्य का कार्य। कैसे? शुक्राचार्य असुर हैं। शुक्राचार्य जो शुक्र हैं वो असुर हैं। और राजा इंद्र जो हैं वो देवता हैं। तो एक मंत्र पे चर्चा हुई, जो महामृत्युंजय मंत्र हम लोग सभी जानते हैं। तो इस मंत्र पे चर्चा हुई। इस मंत्र, ये मंत्र किसका है? भगवान शिव का है। तो असुरों में और देवताओं में युद्ध चल रहा है। असुरों और देवताओं में युद्ध चल रहा है। तो यह मंत्र की जरूरत दोनों को पड़ी, क्योंकि यह कौन सा मंत्र है? इसमें शताक्षर मंत्र होता है। 100 अक्षर का जो मंत्र होता है उसे शताक्षरी कहते हैं। इसे मृत्यु संजीवनी भी हम कहते हैं। तो उस मंत्र की आवश्यकता किसे है? दोनों पार्टियों को है। असुर को भी चाहिए और देवताओं को भी चाहिए। अब देवताओं को असुर दोनों को चाहिए, और दोनों चले गए। शुक्राचार्य भी, जो शुक्र ग्रह हैं, जिनका पूरा नाम शुक्राचार्य, जिसे भार्गव भी कहते हैं, वो कहाँ चले गए? शिव जी के पास। इधर इंद्र भी चले गए शिव जी के पास।
और दोनों जाकर लगे उनके पास गिड़गिड़ाने, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो भगवान शंकर क्या कहते हैं कि मैं एक टेस्ट आप लोग दोनों का लूंगा। जो 1 महीने तक उल्टे उल्टा टंग कर नीचे अग्नि जलाकर उससे सिर्फ धुआं निकलता, उस धुआं को पी कर रहेगा 1 महीने, जो सिर्फ पत्ते खाकर रहेगा। ऐसे बहुत सारे चीजें उन्होंने बताया कि ये सब जो 11-12 महीने करेगा उसे मैं मंत्र को दूंगा। ठीक है, इंद्र गए, इंद्र जाकर अपने आसन पे बैठ गए और बोले अब तो शुक्राचार्य का मरना तय है, क्योंकि जो इस कठिन परिश्रम को करेगा वो तो मर ही जाएगा, वो जिएगा नहीं। और इंद्र अपने वही भोग विलास में लग गए, अपने राजकाज में लग गए, क्योंकि वो मंद बुद्धि भी हैं। शुक्राचार्य ने क्या किया कि जैसे जैसे भगवान शिव ने जो जो चीजें कही वो सारे नियम के साथ उन्होंने किए, और परिणाम स्वरूप यह जो मंत्र है वो शुक्राचार्य को दिया गया, ना कि यह मंत्र देवताओं को दिया गया। तो शुक्राचार्य से, असुरों से हमारे पास यह मंत्र आया है, मित्र संजीवनी या महामृत्युंजय मंत्र। तो कहने का तात्पर्य है जो कठिन से कठिन परिश्रम कर सकता है वो असुर कर सकता है, राक्षस कर सकता है। तो यह जो चौथा नववांश है, जो 9 से 12 डिग्री का जो नववांश है, वो यह हमसे कह रहा है कि भाई कुछ भी करो लेकिन डटे रहना है अपने काम में, उससे पीछे नहीं हटना है। पीछे हटोगे तो मार पड़ेगी, यदि डटे रहोगे तो मार नहीं पड़ेगी, तुम अच्छे से अपने कार्य को कर पाओगे। फिर वरुण, पांचवे जो है वो वरुण है। वरुण का कार्य क्या है? वरुण जो है वो जल के देवता है। वरुण को हम जल के देवता के रूप में मानते हैं या जल के रूप में मानते हैं। ठीक है, जल का कार्य क्या है? जल का कार्य है भाई, उसे जहां थोड़ा डाउनफॉल मिला वो नीचे की ओर चला जाएगा। तो अपने जीवन में जब भी डाउनफॉल खासकर प्रोफेशन में आने लगे तो अपने आप को संभाल लेना है, खड़े हो जाओ, नीचे नहीं जाना है, क्योंकि ये बलून जो है वो आपको नीचे लेकर जाएगा। ये बलून जो है वो आपको नीचे लेकर जाएगा। वायु, वायु वायु अर्थात हवा। मैंने पहले भी कहा, हम लोगों को 5वीं या 6ठी कक्षा में एक पढ़ाया जाता था, हवा हूं मैं, ठंडी हवा हूं मैं, कहीं भी जाती हूँ। तो हवा का कार्य यह है, यह कहीं भी कितना भी विस्तार कर सकता है। तो इसलिए वायु, और वायु को किससे जोड़ा गया है? बिजनेस से जोड़ा गया है, नौकरी से वायु को जोड़ा नहीं गया है। नौकरी वायु नहीं है, नौकरी पृथ्वी है, लेकिन वायु को बिजनेस से जोड़ा गया है। अब जितना ज्यादा इसे फैला सकते हैं। छठा नववांश में यदि है 15 से 18 के बीच में है, जितना ज्यादा आप बिजनेस को फैलाइए वो फैलेगा। इसके नेगेटिव क्या है? फैला के छोड़ दिए, या फिर एक बार बहुत तेज, जैसे बवंडर आता है तो सब कुछ उड़ाकर लेके चला जाता है, तो एक बार अपनी पूरी शक्ति लगा दिए, ऐसा नहीं, आराम आराम से आप बढ़िए, ये आपको बढ़ाएगा आपके प्रोफेशन में। कुबेर, कुबेर तो नाम ही कुबेर है, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता है। ईशान, ब्रह्म और अनंत। ईशान भी अच्छा है, ब्रह्म भी अच्छा है, और अनंत भी अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो ये जो दशमांश की डिग्रियां हैं 3 से लेकर 30 के बीच में, यह दर्शाया गया है आपके लग्न कुंडली पे। जैसे आपके लग्न, आपका जो लग्न है, आपका जो लग्न कुंडली है उसमें जो ला लिखा हुआ है, वहां पे जो डिग्री आ रही है, उस डिग्री से आप इसे ले सकते हैं। उससे, माफ कीजिए, उस डिग्री से ही इसे हम लेंगे। और जो दशमांश कुंडली बनाने की जो प्रक्रिया है, कैसे कुंडली दशमांश बनाई जाती है,
उसकी एक वीडियो है, उसे दोबारा देख लीजिए, तो ये और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दशमांश से हम ऐसे देखते हैं, और जितने भी प्रोफेशन संबंधित प्रश्न हैं उसे दशमांश गुरुजी से उसको लीजिए। जी गुरुजी बताइए। उसको देखना कैसे है दशमांश को? जैसे नीचे मतलब साइड में तो वो सीरियल है, ऊपर राशि है, फिर डिग्रियां हैं, वही पूछना था। वो मेष लिखा है, फिर वो लिखा है। कहाँ मेष लिखा है? वो दशमांश कुंडली जो आपने बनाना बताए थे पहले। दशमांश कुंडली बनाना बताया, उसके अंतर्गत 0 से 3, 3 to 6 जो चार्ट, हाँ हाँ हाँ, वो पूछना था गुरुजी। तो उसी में जो 0 से 6 है, 0 से जो 3 है, जी। वो पहला दशमांश है। अच्छा। 3 से 6 है, वो दूसरा दशमांश है। जी। 6 से 9 है, वो तीसरा दशमांश है। हाँ वैसे आ गया गुरुजी, फिर उसको कैसे सेट करेंगे? जैसे, एक मिनट, मैं आपको एक एग्जांपल पे आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आए। ये कुंडली आपको दिख रही है, लग्न कुंडली, जी। पहले इसे हम बना लें। एक मिनट जी, ये लग्न कुंडली है। यहाँ ला लिखा हो, ला के पास डिग्री कितनी लिखी हुई है? डिग्री देखिए 5 कितनी लिखी पॉइंट हुई है? 21। 21। एक किस किस दशमांश में आ रहा है? ये 0 2 3 3 2 6 दूसरे दशमांश में। दूसरे दशमांश में। ठीक है, जी। तो जी। यह दूसरा दशमांश का देवता कौन है? आपने बताया इंद्र के अग्नि। बाद। जी। अग्नि। अग्नि। हम्म, तो अब क्लियर हुआ या नहीं जी हुआ? हो गया। जी जी थैंक यू। नहीं नहीं गुरुजी हो गया। चलिए, ठीक है, तो इसे हम ऐसे ही लेते हैं आगे। अब एक छोटा सा टॉपिक है, उस पे थोड़ी सी चर्चा हमारी रहेगी। दशमांश अच्छे से क्लियर है, प्रोफेशन मुझे अब आशा है कि प्रोफेशन आपको अच्छे से आ गया होगा। कैसे देखते हैं प्रोफेशन में हम, क्या प्रोफेशन में जातक का क्या प्रोफेशन होगा, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है या नहीं है, वो बताइए। सविता जी, आपको क्लियर है प्रोफेशन? क्लियर हो गया अच्छे से? कोई डाउट जी इसमें? जी। नहीं सर। ठीक है, अभी तक जो हमने कुंडली में बात की, वो तो हमने बात की कि भाई अच्छे अच्छे योग जो हैं वो क्या हैं। अब हम बात करते हैं अरिष्ट योग के बारे में। अरिष्ट, अरिष्ट अर्थात अरि, अरि अर्थात क्या होता है? शत्रु। रिष्ट अर्थात जो हमें दुख देने वाला हो। ठीक है, तो अरिष्ट, अरिष्ट योग क्या है? अरिष्ट तो हम सबसे पहले हमने समझा, अरिष्ट अर्थात जो हमें दुख देता है, हमारे जीवन में एक कष्ट को लेकर आता है, वह अरिष्ट योग होता है। ठीक है, तो अरिष्ट के पहलू पे जब हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम उस मुद्दे पे बात करेंगे जो जन्म के समय हमें कष्ट के रूप में मिलता है, किसी भी बच्चे को जन्म के समय मिलता है। उससे पहले यह समझिए, बालारिष्ट एक योग है। बालारिष्ट एक योग है। योग अर्थात इसका सिर्फ एक नाम दिया गया है, इसकी जो आयु है बालारिष्ट की, वो 24 वर्ष की है। कुछ ऋषि मुनियों का कहना है, वो स्पष्ट यह लिखते हैं अपने पुस्तकों के अंदर, कि 24 वर्ष के आयु तक, 24 वर्ष के आयु तक व्यक्ति को आयु की गणना अपनी नहीं करनी चाहिए, कि भाई मेरा आयु कब तक है, क्या है, इसकी गणना व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके कुंडली के साथ साथ आपके कुछ कर्मों के, और कुछ आपके माता पिता के कर्म, और आपके पैतृक जो कर्म है, आपके पूर्वजों के जो कर्म है, उससे संबंधित आपका आयु का निर्धारण होता है। कब तक? आपके 24 वर्ष के आयु तक। इसलिए उसमें ज्यादा ज्योतिष का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन ब्रह्ममिहिर या पराशर जी, ये दो ऋषि का स्पष्ट रूप से यह कहते हैं, वो तो ठीक है, परंतु
4 साल से 12 साल की आयु तक, 4 साल से 12 साल की आयु तक, या हम कहें तो 1 साल से 0 से 12 साल की आयु तक बच्चे का कुंडली परीक्षण भी आवश्यक है, और उनके माता पिता के कर्मों का, उनके पितरों के कर्मों का भी परीक्षण आवश्यक है। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है, तो जब बच्चा जन्म लेता है तो 4 साल की आयु तक उसे जो भी देखना सहना होता है वो माता पिता के कर्मों के अनुसार। यदि उसकी मृत्यु भी होती है 4 साल की आयु के अंदर में, तो उस बच्चे के माता पिता के कर्मों के कारण, उस बच्चे की या पैतृक किसी कर्मों के कारण उस बच्चे की मृत्यु होती है। 4 से 8 साल जो है वो कुछ बीमारियां बच्चे को मिलती हैं, जो खसरा पौलिया, ये सब जो बीमारियां हैं उससे बच्चे को सामना करना पड़ता है, जो एक अरिष्ट योग है। इसे कुंडली में कैसे लेते हैं उस पर भी बात करेंगे। और 8 साल से 12 साल के आयु तक बच्चा जो है वो असावधान रहता है अपने जीवन में, असावधान रहता है। कैसे असावधान रहता है? वह अपने जीवन में उसे अलग अलग चीजों की इच्छा होती है। जैसे पेट्रोल रखा है, अरे इसका टेस्ट क्या होता है, तो टेस्ट करके देखते हैं। साइकिल है, कैसे चलेगा। गाड़ी है, कैसे चलेगी। अच्छा सांप है, थोड़ा खेल लेते हैं इससे। तो तार्किक विचार नहीं आने के कारण वह अपने लोभ के कारण या फिर हर चीज को समझने की इच्छा के कारण मृत्यु को प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्रमुखता 12 साल की आयु तक ग्रहों का विचार करना चाहिए। और उसके साथ ही पराशर जी ने स्पष्ट रूप में यह कहा है कि अपने कर्मों का विचार, अर्थात बच्चे की देखभाल, उसकी मेडिकली देखभाल, यह सभी भी उतनी ही आवश्यक है जितना ज्योतिष आवश्यक है। कर्म भी उतने ही आवश्यक है, अर्थात सिर्फ ज्योतिष के भरोसे हमें नहीं बैठना है। तो अरिष्ट जो है वो 2 प्रकार के हैं। एक सधोरिष्ट है, एक क्या है? सधोरिष्ट योग। अरिष्ट योग जो है वो 2 प्रकार के हैं, उसमें एक आता है वो सधोरिष्ट योग, और दूसरा जो है वो अरिष्ट योग। पहला सधोरिष्ट योग, दूसरा अरिष्ट योग। सधोरिष्ट योग कहता है कि इस योग में बच्चे का जो जन्म है, यह योग जन्म से 1 वर्ष तक प्रभावी होता है। जब बच्चे का जन्म हुआ है तब से 1 वर्ष की आयु तक यह प्रभावी होता है। और जो अरिष्ट योग है वो यह बच्चे के जन्म से 24 साल तक प्रभावी होता है। ठीक है, लेकिन इसे मध्यांतर में माना गया है, मध्य में माना गया है, तो इसे हम 12 साल की आयु तक विशेष प्रभावी कहा गया है कि 12 साल की आयु तक जो अरिष्ट योग है वो बहुत ज्यादा प्रभावी किसी भी बच्चे के कुंडली में होता है। अब यह सधोरिष्ट योग क्या है और अरिष्ट योग क्या है? सबसे पहले हम आज सधोरिष्ट योग को पढ़ लेते हैं, अरिष्ट योग को हम कल समझेंगे। इस पे आप लोग अपनी अपनी कुंडलियां या जो आपके पास है उसे लगा कर देखिएगा। इसमें एग्जाम्पल या फिर कैसे इसे देखना है उस पे हम कल बात करेंगे। इसके रूल मैं आपको सिर्फ अभी दे रहा हूं। सधोरिष्ट योग में 2 रूल आते हैं। एक जो है वो कह रहा है कि जन्म के समय, अर्थात जो जन्म कुंडली है उसमें 6ठे में, 8वें में, 12वें भाव में चंद्रमा पीड़ित अवस्था में हो, चंद्रमा पीड़ित अवस्था में हो, और ऐसे पीड़ित नहीं, अर्थात शनि भी, राहु भी, केतु भी, मंगल भी, जो पाप ग्रह हैं वो बहुत अच्छी तरीके से चंद्रमा की कुटाई करते हुए हमें दिख रहे हैं। तो इस स्थिति में जातक की मृत्यु 1 वर्ष के अंदर ही हो जाती है। अर्थात चंद्रमा 6, 8, 12 में गया है, बहुत बुरी तरीके से वो पीड़ित है, तो 6, 8, 1 वर्ष की आयु में ही जातक की मृत्यु हो जाती है।
यह जो सभी योग हम पढ़ेंगे अभी अरिष्ट योग के बारे में, ये सभी योग कौन बनाएगा? शुभ ग्रह ही बनाएंगे। शुभ ग्रह जितने हैं वो ही बनाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है, एक थंब रूल है, वो कहता है कि 3, 6, 10, 11 जो उपचय भाव है, उसमें यदि बुरे ग्रह बैठ जाए, शनि मंगल राहु केतु बैठ जाए, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके आयु के लिए बहुत अच्छा है। और उसमें शुभ ग्रह बैठ जाए तो आपके लिए समस्यादायक है। तो दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है यदि 3 शुभ ग्रह, 3 कोई भी शुभ ग्रह, 4 शुभ ग्रह हैं, गुरु, बुध, शुक्र और चंद्रमा, इन तीनों में से, इन चारों में से 3 शुभ ग्रह कोई भी 6, 8, 12 भाव में बैठ जाएं और साथ ही पीड़ित अवस्था में बैठ जाएं, पाप ग्रह से पीड़ित अवस्था में हो, तो जातक की मृत्यु 1 महीने के अंदर हो जाती है। जो बच्चा है उसकी मृत्यु 1 महीने के अंदर हो जाती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन क्या है? वह कहता है 3 शुभ ग्रहों को आपने ले लिया, एक जो और शुभ ग्रह बचा है यदि वो केंद्र में चला जाए, 1, 4, 7, 10 में चला गया है, तो यह जो योग है वो लागू उस जातक के कुंडली पे नहीं होगा, इसे खारिज कर दिया जाएगा। यह जो योग है वो जातक के कुंडली पे लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये 2 योग हैं, इसे लगाकर देखना है। उसके बाद कल की कक्षा में बताना है क्या यह योग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो भी आपके पास कुंडलियां हैं या ऐसे बच्चे की कुंडली, ये सदोदिष्ट योग है। ठीक है, या हो सकता है कि आपको कोई ऐसी भी कुंडली मिल जाए जिसमें यह योग तो है लेकिन वो बच्चा आज भी है। ठीक है, उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ, तो कुंडलियों पे लगाकर आपको देखना है और कल की कक्षा में हमें बताना है कि यह कैसे कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। कल की कक्षा में हम इस योग से संबंधित कुछ कुंडलियों पे डिस्कस करेंगे, और जो दूसरा अरिष्ट योग है जो हमें 24 वर्ष की आयु तक समस्या देता है, उस पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि जब बच्चा जन्म लेता है उस वक्त माता पिता की मृत्यु होना या भाई की मृत्यु होना या किसी प्रकार बच्चे के जन्म के साथ ही कुछ समस्या क्रिएट हो जाना घर में, वो क्यों होता है, वो कल की कक्षा में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा को लेकर यदि आप लोगों का कोई